सभी को नमस्कार। आज हम एक ऐसे सेक्टर और बिजनेस को रिव्यू करने वाले हैं जिसमें एक अलग तरह का बिजनेस देखने को मिलेगा जो कि एयरपोर्ट और ट्रैवल से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेरी भी पूछी थी हमारे कम्युनिटी चैनल पे कि आप गेस कीजिए कि कौन सा वीडियो हो सकता है, और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पिक्चर जरूर था। यहाँ पे आपको एयरपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे आपको एयरलाइन दिख रही है और कुछ काउचेज और फर्नीचर्स भी दिख रहे हैं। तो कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है। यस, तो जो सही आंसर है वो है डीम फोक्स, राइट। यहाँ पे जो ये कंपनी है पर्टिकुलरली ये जो कंपनी है ये खास करके एयरपोर्ट से रिलेटेड जितने भी लॉन्च के एक्सेस होते हैं उनकी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है पार्टनरशिप के थ्रू। इसको हम यहाँ पे समझेंगे। हम इस वीडियो में इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो समझेंगे। ये भी देखेंगे कि रेवेन्यूज इनके कहाँ से आते हैं, प्लस हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इसके फ्यूचर प्राइस टारगेट्स क्या निकल के आ सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि फ्यूचर में ये कंपनी किस डायरेक्शन में अपने आप को लेके जाना चाहती है और ग्रोथ जो है वो कहाँ से आएगी और किस इंटेंसिटी की ग्रोथ देखी जा सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम इस कंपनी के बिजनेस को समझ लेते हैं, क्योंकि तो ये जो बिजनेस है ये एक ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस है, बट ये किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट या टिकटिंग बिजनेस नहीं है, ठीक है। यहां से जो हम समझने की कोशिश करेंगे वो ये कि ये किस तरह का प्रीमियम सर्विस देते हैं, और ये जो डीम फोक्स है ये एक प्रीमियमाइजेशन की कैटेगरी वाला ट्रेंड वाला ये शेयर है। सो यूजुअली देखिए होता क्या है कि जब भी आप कोई एयर ट्रैवल लेते हैं तो उसकी एक पूरी प्रोसेस होती है। पैसेंजर जो होता है वो अपने घर से पैसेंजर जो होता है वो अपने घर से एयरपोर्ट जाता है। इसके लिए आपको कैब सर्विसेज लेनी होती है। एयरपोर्ट का ट्रांसफर लगता है, फिर चेक इन होता है जो कि आप रेस्पेक्टिव अपने एयरलाइन जिस भी एयरलाइन की आपने टिकट ली है आप वहां जाकर के चेक इन करते हैं। उसके बाद अपने लगेजेस को जो भी चेक इन लगेजेस हैं उनको ड्रॉप करके आप सिक्योरिटीज को पास करते हो, और उसके बाद यूजुअली आपके पास काफी समय होता है क्योंकि हमेशा एयरपोर्ट ट्रांसफर के लिए आपको 2-3 घंटे पहले जाना होता है, और अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स है तो 4 घंटे पहले जाना होता है। तो वहां पे आफ्टर सिक्योरिटी आपके पास आराम से 2 से 3 घंटे होते हैं। ये जो 2 से 3 घंटे होते हैं यूजुअली आप का जो वेटिंग पीरियड है, आप एयरपोर्ट की जो शॉपिंग्स के लिए जो शॉप्स लगे रहते हैं या जो ईटरीज होती है जहां पे आप कुछ खाना वाना खा सकते हैं, तो यूजुअली जो पैसेंजर्स होते हैं वो वहां पे ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं। एंड देन उसके बाद आप इमिग्रेशन यानी कि फ्लाइट को बोर्ड करोगे। बोर्ड करने के बाद आप इमिग्रेशन यानी कि लेट्स से अगर आपने इंटरनेशनल फ्लाइट्स ली है तो आप इमिग्रेशन में अपने पासपोर्ट चेक इन करवाने के बाद आप एयरपोर्ट में एग्जिट लेते हो, एंड देन उसके बाद आप एयरपोर्ट से एग्जिट लेकर के अपने घर या जहां भी आपका डेस्टिनेशन है वहां जाते हो। तो ये जो डीम फोक्स का बिजनेस है ये पर्टिकुलरली सिक्योरिटी चेक इन के बाद फ्लाइट को बोर्ड करने से पहले इसके बीच का जो वेटिंग पीरियड हर एक पैसेंजर को काटना होता है, 2-3 घंटे लगते हैं, और वो जो पीरियड है वहां पे ये बिजनेस जो है वो आता है और ये लॉन्च एक्सेस प्रोवाइड करता है, जो कि इनका सबसे प्रीमियम और सबसे हाईली नोन बिजनेस सेगमेंट है। लाउंज सर्विसेज जो एयरपोर्ट में होती है ये अलग अलग तरीके की और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स की हो सकती हैं। कई ऐसे लॉन्जेस होते हैं जो कि 5 स्टार जैसे होटलों की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आपको स्टे रहेगा, फूड रेस्टोरेंट्स रहेंगे, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, गेमिंग्स होंगे, जिम्स होंगे, ठीक है। और फिर कुछ लॉन्जेस बेसिक फैसिलिटीज के साथ होते हैं जहां पे आपको सिर्फ ईटरीज यानी कि कुछ यूजुअली जो ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर होता है वो मोस्टली उनके साथ एक पेड बार भी होता है, ठीक है। और ये जो एक यहाँ पे जो सेगमेंट है ये उन पैसेंजर को ट्रीट करता है जिनके पास ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा टाइम है एंड दे वांट टू स्पेंड दैट टाइम इन सम गुड प्लेस। और लॉन्च जो है वो एक नॉर्मल वेटिंग एरिया से ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एंड दैट्स व्हाई पीपल विल प्रीफर टू स्पेंड देयर 2 आवर्स इन ए लॉन्च रादर देन वेटिंग इनटू ए ओपन वेटिंग एरिया। यहाँ पे कुछ और ऐसे लॉन्चेस भी होंगे जहां पे आपको एडिशनल प्ले रूम्स फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, प्रेयर रूम्स और इस तरह के स्पेशल यूज वाले रूम्स भी अवेलेबल होते हैं। सो और फिर कुछ लॉन्जेस ऐसे भी होते हैं जो कि वीआईपी कैटेगरी के लॉन्जेस होते हैं जहां पे आपको और मोर फर्स्ट क्लास लॉन्च सर्विसेज, प्रीमियम सर्विसेज, जिसमें कि आप प्रीमियम सर्विसेज लाइक ब्यूटी केयर, स्पा, इस तरह के फैसिलिटीज भी आपको वहां पे मिलती हैं। अब ये जो लॉन्च सर्विसेज हैं इसके साथ साथ आपको कुछ शॉपिंग के लिए जो कि ड्यूटी फ्री, अल्कोहल, फूड एंड बेवरेजेस के रेस्टोरेंट्स और स्लीपिंग पॉट्स, ये सारे सर्विसेज जो हैं ये ड्रीम फोक्स प्रोवाइड करता है इस लॉन्च एक्सेस के थ्रू। अब ये किस तरह से इस बिजनेस को रन करते हैं इसके लिए आपको इनके बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा। यूजुअली ड्रीम फोक्स के अपने खुद के कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ये कोई भी कस्टमर जो भी फ्रीक्वेंट फ्लायर होता है वो इस कार्ड के लिए अप्लाई करके कार्ड ले सकता है, या फिर किसी भी पार्टनर के फिजिकल कार्ड्स होते हैं। अभी किस तरह से ऑपरेट करते हैं उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि इनका क्लाइंट बेस और स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड के नेटवर्क, जैसा कि हम जानते हैं कि वीजा, मास्टर कार्ड, ये कार्ड नेटवर्क है, अमेरिकन एक्सप्रेस, राइट, इनके साथ ये पार्टनरशिप होती है। और यूजुअली जो कार्ड इशुअर होता है या तो ये खुद अपने ड्रीम फोक्स के कार्ड इशू करते हैं या तो फिर ये किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं। यूजुअली ये बैंक्स होंगे, एक्सिस बैंक, एसबीआई कार्ड, आपको हर किसी बैंक के बड़े बैंक्स के साथ इनकी पार्टनरशिप देखने को मिलेगी। और कुछ कॉर्पोरेट्स के साथ भी पार्टनरशिप्स होता है, स्पेशली वो कॉर्पोरेट्स जो कि मच मोर इन्वॉल्व इनटू एयरपोर्ट ट्रांसफर एंड एयर ट्रांसफर्स, ठीक है, जैसे कि इंडिगो, एयर एशिया, एंड ये मोस्टली या किसी होटल रिलेटेड या फिर किसी ट्रैवल बुकिंग रिलेटेड, ईज माई ट्रिप, या किसी वोडाफोन आइडिया के तरह भी इनके पार्टनरशिप्स, कॉर्पोरेट पार्टनरशिप्स होते हैं। तो इनके साथ ये पहले एक क्लाइंट बेस डेवलप करते हैं,
एक पार्टनरशिप डेवलप होती है जहां पे ये जो इनके फर्स्ट हैंड कस्टमर है, यानी कि बैंक के जो कस्टमर्स हैं या जो कार्ड नेटवर्क के जो कस्टमर्स हैं या कॉर्पोरेट के जो कस्टमर्स हैं, उनको ये कार्ड्स के थ्रू ये एक्सेस देते हैं कि यू कैन एक्सेस एक्स नंबर ऑफ एंट्रीज इन ए फुल ईयर इन दीज लॉन्चेस। तो इस तरह से यूजुअली ये बिजनेस का मॉडल रन होता है। अब इस बिजनेस का जो मोट है, यानी कि जो इसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ये है कि ये डोमिनेंट प्लेयर है इंडियन लॉन्च एग्रीगेशन इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अब ये जो लॉन्च एक्सेस है, आपको ये भी समझना होगा कि ये कई बहुत से ऐसे सर्विसेज है जो कि वेरी डोमेस्टिक इन नेचर हैं, इंडिया रिलेटेड, और कई बार आपको इंटरनेशनल रिलेटेड लॉन्च एक्सेसेस भी मिलते हैं। तो ये जो है ये इंडिया लॉन्च के एग्रीगेशन में ये डोमिनेंट प्लेयर है। इसके जो क्लाइंट्स है वो काफी डेवलप्ड क्लाइंट्स है, जैसा कि हमने देखा कि मेजर कार्ड नेटवर्क और मेजर जो बैंक्स हैं, इनके साथ इनका टाइप्स है और उनसे पार्टनर करने की वजह से उनके पास एक अच्छा खासा कस्टमर बेस है। इनकी जो टेक्नोलॉजी और जो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं ये काफी स्केलेबल है, यानी कि ये जो एक एयरपोर्ट में जिस तरह से ये प्रोसेस करते हैं उसी तरह से ये दूसरे एयरपोर्ट्स में भी अपने सर्विसेज शुरू कर सकते हैं। प्लस ये इनके जो एक्सपैंडिंग कस्टमर बेस है, इसकी वजह से इनके पास काफी लिवरेज है कि ये अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हैं और इनको कोई ज्यादा कोई एक्विजिशन कॉस्ट नहीं लगता, क्योंकि इनके जो कस्टमर्स हैं वो बैंक से आ जाते हैं, तो इनको अलग से जाकर के अपने कस्टमर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब अगर हम यहाँ पे समझें कि इनका जो प्रेजेंस है जियोग्राफिक, वो काफी वाइड ऑलरेडी है, मोर देन 100 कंट्रीज में ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। डोमिनेंट ये इंडिया में काफी एक्टिव इनका प्रेजेंस है, बट ओवरऑल मोर देन 1000 सिटीज में, यानी कि उनके 1000 सिटीज के 1000 एयरपोर्ट्स में इनका प्रेजेंस ऑलरेडी है। और इनके जो फ्यूचर टारगेट है वो ये भी है कि आगे जाकर के और भी अलग अलग जियोग्राफी में एक्सपेंड करना चाहते हैं। सो इन जनरल हमने ये समझ लिया कि ये इंडिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, राइट। और यहाँ पे ही हर तरह की सर्विसेज, लॉन्चेस जो कि इनका सबसे वाइडली नोन सर्विसेज है, बट उसके साथ साथ फूड एंड ब्रीवरेज, स्पा एंड वेलनेस, मीट एंड असिस्ट, एयरपोर्ट ट्रांसफर, ट्रांजिट होटल्स एंड गोल्फ गेम्स, वीजा सर्विसेज एंड ई सिम सर्विसेज, ये सारे सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं और इसी की वजह से ये मार्केट लीडर है। इनकी जो मार्केट लीडरशिप है वो इससे समझी जा सकती है कि जितने भी कार्ड बेस्ड लॉन्च एक्सेस की सर्विसेज है इंडिया में, उसका 95% मार्केट शेयर ये ओन करते हैं, ठीक है। और ओवरऑल लॉन्च के एक्सेस वॉल्यूम, जितना भी लॉन्च में लोग आते हैं, उसमें से 68% ड्रीम फोक्स के कार्ड और उनके सर्विसेज के थ्रू ही एयरपोर्ट के लॉन्च एक्सेसेस होते हैं। तो ये काफी अच्छा कह सकते हैं कि इनका मार्केट शेयर है और इसकी वजह से कंपनी में ग्रोथ देखी जा सकती है। का जो आगे जाकर के जो इनके न्यू सर्विसेज का जो इनके आइडियाज है वो ये है कि ये वीजा फैसिलिटेशन में भी अपने लॉन्च एक्सेसेस प्रोवाइड करेंगे, यानी कि VFS ग्लोबल सर्विसेज, जो कि वीजा ऑफिसर्स होते हैं जहां पे वीजा आप अप्लाई करते हो जाके, वहां पे जितने भी प्रीमियम लॉन्चेस हैं और उनके से रिलेटेड जो सर्विसेज है, वहां पे ये अपने आप को वेंचर करने का प्लान कर रहे हैं। सो अभी तक के आपने जो एयरपोर्ट सर्विसेज का जो इनका सर्विस समझा, वो यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट प्लेयर हैं। क्लियरली 71 लॉन्चेस इनके ऑलरेडी हैं, जहां पे 100% कवरेजेस है। मार्केट शेयर की हमने बात कर ली। डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल की अगर मिक्स की बात करें तो 77% इनके डोमेस्टिक एयरपोर्ट में प्रेजेंस है और 23% लॉन्चेस इनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में है। अभी इसका जो टारगेट है ये 71%, यहाँ पे 71 लॉन्चेस से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बाई 2040, राइट, ये ऑलमोस्ट 295 लॉन्चेस में ये अपनी सर्विसेज फैलाना चाहते हैं। यानी कि इनके जो लॉन्च की जो रीच है, यहां से इनको ग्रोथ आएगी। जैसे जैसे ये ज्यादा नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स में जाएंगे, ज्यादा नंबर ऑफ लॉन्चेस को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे इनको ग्रोथ मिलेगी। सेकंड, जो कि बहुत कम सुनने में मिलता है, वो इनका रेलवे रिलेटेड बिजनेसेस है। रेलवे में भी सिमिलरली इनके लॉन्चेस इन्होंने बहुत बड़े रेलवे स्टेशन है वहां पे प्रोवाइड किए हुए हैं। 14 लॉन्चेस इनके ऑलरेडी हैं, राइट, अभी तक के, और इन्होंने वो बहुत रिसेंटली अभी स्टार्टेड इन 2022 में ही इन्होंने ये सर्विस शुरू की है और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको भी ये आगे तक के ये यहाँ पे रेलवे सर्विसेज में ये लॉन्चेस को बढ़ाएंगे। इससे जो इनकी आउटरीच है, राइट, विद वेरियस नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स एंड वेरियस नंबर ऑफ रेलवे स्टेशंस, यहां से ये अपने सर्विसेज को ग्रो करेंगे फ्यूचर में। सो चलिए अब यहाँ पे शेयर को रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये एक स्मॉल कैप है। स्मॉल में भी ये काफी मैं कह सकता हूँ कि लोअर स्मॉल कैप का कैटेगरी का शेयर है, क्योंकि इसका वो सिर्फ 2500 करोड़ है। ये अपने आप में रिस्क कैरी करता है। सबसे पहले आपको आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि ये इतना स्मॉल कैप है कि आप इस पे बेट लगाने, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने पोर्टफोलियो के रिस्क को मैनेज कर लीजिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके पास और कितने स्मॉल कैप्स हैं, राइट, उसके अकॉर्डिंगली ही फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और उसके बाद भी जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप यहाँ पे 1% या 2% के अपने पोर्टफोलियो से ज्यादा एलोकेट ना करें। ये एक रिस्क मिटिगेशन प्लान है आगे बढ़ने से पहले। करंट प्राइस जो शेयर का चल रहा है 430 रुपीज चल रहा है। करंट पी स्टॉक का 33.5 है। इंडस्ट्री का पी देखा जाए तो 32.4 है। ये इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अभी इसकी वैल्यूएशन काफी कंफर्टेबल है। अगर हम पीयर ग्रुप देखें, क्योंकि इंडस्ट्री जो है ये मिसलेनियस कैटेगरी में है, बट आप यहाँ देखेंगे कि ये एक कह सकते हैं ट्रैवल एजेंसी या एयरपोर्ट और ट्रैवल से रिलेटेड सर्विसेज में इसको पूल किया गया है, ठीक है। और इसी की वजह से इसका जो पी मल्टीपल है वो इंडस्ट्री का कंपैरिजन 33 के अराउंड किया गया है। बट अगर हम इसका पी मल्टीपल हिस्टोरिकली देखेंगे, ठीक है, तो इसका जो
इसका जो मीडियन पीई है वो 38 निकल के आता है। तो हम ये मान सकते हैं कि मीडियन पी के पर्सपेक्टिव में और इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में इसका पीई मल्टीपल अभी काफी कंफर्टेबल लेवल पे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छा है, 40% से ज्यादा है, 35% आरओई है। ये इसलिए इतना ज्यादा है क्योंकि इनका जो एसेट हैवी कंपनी नहीं है ये, ठीक है, और इनके जो कैपेक्स प्लान है ये भी इतने ज्यादा नहीं होते, नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स के साथ ही उनका रेशियो बढ़ेगा। इस वजह से इनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये अच्छा है जब तक इनके कैश फ्लो अच्छे से जनरेट हो रहे हैं। फेस वैल्यू शेयर का भी सिर्फ 2 है, यानी कि बस एक बार स्प्लिट होने की अपॉर्चुनिटी है। रिजर्व टू डेट की बात की जाए तो रिजर्व इनका 200 करोड़ है, जो कि 10% ऑफ देयर मार्केट कैप है, और डेट इनका ना के बराबर 6 करोड़, यानी कि इस पर्सपेक्टिव में भी ये काफी अच्छा दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 8% के करीब है, यानी कि एक एफएमसीजी कंपनी के जैसे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, विच इज ओके। और इसका ईपीएस अभी 13 और 14 के करीब इसका ईपीएस चल रहा है। शेयर के प्राइस के ट्रेंड को देखें तो ये एक रीसेंट लिस्टिंग है, 2022 में रीसेंट लिस्टिंग हुई है, और ये अपनी लिस्टिंग के प्राइस पे आपको ये अभी मिल रहा है। एक रैली हुई थी 430 से, ये शेयर ऑलमोस्ट 776 गया था। शेयर के ट्रेंड को अगर देखें, शेयर के प्राइस ट्रेंड को अगर देखें तो यहाँ पे जो इसका 2022 की लिस्टिंग का जो प्राइस था 430, ये ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे अभी भी आपको मिल रहा है। बीच में एक रैली किया था इसने जुलाई 2023 में, जब ये 780 तक गया था। सो इसका मतलब ये है कि जो ये शेयर है ये आपको टॉप से 41% नीचे मिल रहा है, जो कि एक नॉर्मली स्मॉल कैप के इस तरह के फ्लक्चुएशन होते हैं। तो अभी ये देखा जा सकता है कि हाँ, ये काफी आपको ये एक अच्छे वैल्यूड प्राइस पे मिल रहा है। और साथ ही साथ क्योंकि ये एक रीसेंट लिस्टिंग है तो हम एक बार क्विकली इसका आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं, जो कि इसका सितंबर 2022 में आया था, राइट। 326 का इसका अपर प्राइस बैंड था, तो वहां से ये 430 पे लिस्ट हुआ था। अभी भी आपको ये 450 के अराउंड मिल रहा है। और जितना भी यहाँ पे जो शेयर्स आईपीओ में आए थे वो 100% ऑफर फॉर सेल थे, यानी कि जो भी पैसा आईपीओ से जनरेट हुआ वो 500 करोड़ के करीब वो पूरा का पूरा प्रमोटर की सेलिंग में चला गया। और यहाँ पे ये चीज आप देख सकते हो कि प्री प्रमोटर होल्डिंग जो थी वो 100% थी, एंड आफ्टर इशू ये 67% के करीब करीब हो गई थी। तो यानी कि जो भी आईपीओ से पैसा जनरेट हुआ था वो बिजनेस में नहीं लगा, वो पैसा ऑफर फॉर सेल में चला गया। सो अब अगर हम बिजनेस के परफॉर्मेंस की बात करें तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस देखते हो पिछले 2 सालों में, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो इनकी टॉप लाइन सेल्स की ग्रोथ है वो आपको काफी अच्छी ग्रोथ होते हुए दिखेगी। मार्च 2021 में 100 करोड़ की सेल्स थी, वो डबल हो गई एक साल में, मोर देन डबल हो गई। एंड देन 23 में मोर देन डबल हो गई, 282 से 700 हो गई, 700 से 1100 हो गई इन 1 ईयर, जो कि डबल नहीं बट लिटिल बिट देयर, राइट। तो काफी अच्छी यहाँ पे सेल्स ग्रोथ होती देखी जा रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो थोड़े से फ्लक्चुएट हुए, 8%, 13%, फिर अभी 8% है। नेट प्रॉफिट सिमिलरली आपको दिखेगा कि स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है, बट देन यहाँ पे जो पिछले 2 सालों में आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट ग्रो नहीं हुआ है। इसके पीछे का रीजन रहा है क्लियरली, यहाँ पे ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट मार्जिन आया था 13% का, और फिर नेक्स्ट ईयर में 8% का हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पे श्रिंक हुए, राइट। और अभी देखा जाए तो इनकी सेल्स ग्रोथ जो है वो काफी अच्छी है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी जो है वो पिछले 3 सालों में काफी अच्छी ग्रो की है। और स्टॉक का प्राइस जो आपको 2022 में मिल रहा था वही स्टॉक का प्राइस आपको आज भी मिल रहा है, राइट। आपको ये समझना पड़ेगा कि 2022 में जो इसके नेट प्रॉफिट थे 16 करोड़ के थे, और आज जो इसका ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो प्रॉफिट है वो 73 करोड़ का है, यानी कि 22 का प्राइस 16 करोड़ पे जितना था, आज आपको वही प्राइस मिल रहा है 73 करोड़ में। तो ये आपको दिखाता है कि वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव में ये शेयर आपको अभी करेक्ट प्राइस पे मिल रहा है। अब हम यहाँ पे इन्वेस्टर शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। यस, आईपीओ में जो कि 67% हो गया था आफ्टर आईपीओ, और वो अभी 66% ही है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि एफआईआईज ने जो उस समय आईपीओ में शेयर्स लिए थे उन्होंने धीरे धीरे ग्रेजुअली सेल ऑफ कर दिया है, और स्पेशली इन्होंने जुलाई 23 में हमने जैसा कि देखा था पीक बना था शेयर का, राइट। उसके बाद सितंबर में यहाँ पे 5% हो गया था, यानी कि जो मेजर प्रेशर आया था सेलिंग का एफआईआईज की तरफ से वो यहाँ पे क्लियरली सेटल डाउन हो चुका है, राइट। अब यहाँ पे एफआईआई ज्यादा नहीं है, और जो शेयर्स थे वो ग्रेजुअली डीआईआईज ने परचेस कर लिए हैं, और अभी यहाँ पे डीआईआईज का जो शेयर है वो 9% के करीब है। पब्लिक की होल्डिंग जो है वो अभी 20% के करीब है, ज्यादा रिस्की पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न कंफर्ट देता है। सो अब हम यहाँ पे कॉन कॉल्स की कुछ इन्फॉर्मेशन को पिक करेंगे जो कि हमारे को इसके फ्यूचर को समझने के लिए भी हेल्प करेगा। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो हम देख पा रहे थे कि 8% रहा है, बीच में 13% का मार्जिन यहाँ पे आया था। सो इसके अगेंस्ट अगर कमेंट्री देखी जाए तो यहाँ पे मैनेजमेंट है वो बोलते हैं कि इनका जो 11 to 13% का जो गाइडेंस है वो ग्रॉस मार्जिन को लेकर के है फॉर FY25, ठीक है। और इनका जो इबिटा मार्जिन जो है वो यहाँ पे एनीवेयर बिटवीन 7 to 9% ही रहने वाला है, यानी कि जो मार्जिन है वहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करें जो टॉप लाइन ग्रोथ की ये गाइडेंस दे रहे हैं वो 20% ग्रोथ है फॉर द फुल ईयर, ये इनकी एक्सपेक्टेशन है फॉर FY25। सो हम इसी इन्फॉर्मेशन से पिक करके यहाँ पे प्राइस के टारगेट्स को समझने की कोशिश करेंगे। अब जो एक और यहाँ पे पैरामीटर है वो ये है कि जैसा कि हम समझते हैं कि अडानी ग्रुप के पास जो है मोर देन 6 एयरपोर्ट्स का यहाँ पे उनके पास ओनरशिप है, ठीक है। यहाँ पे एक और रिस्क दिखता है जो कि ये कि क्या पता अगर अडानी इस तरह के एग्रीगेटेड सर्विसेज और लॉन्चेस में एंटर करते हैं, ठीक है, इन दैट केस किस तरह के सिनेरियोज होती है। तो उसके लिए यहाँ पे मैनेजमेंट बोलते हैं कि येस अडानी हैज मोर देन 6 एयरपोर्ट्स राइट नाउ, बट व्हाट दे आर सेइंग इज कि इवन इफ दे आर गेटिंग इनटू देयर ओन लॉन्चेस they will still require a player like Dreamforce to drive the revenue for them, right। यानी कि they will own the
लॉन्चेस इन दैट एयरपोर्ट, बट उसको रन करने के लिए और उसको रेवेन्यू को ड्राइव करने के लिए दे वुड नीड प्लेयर लाइक ड्रीमफोक्स, राइट। इसका मतलब ये भी है कि हो सकता है अडानी वहां पे मल्टीपल इस तरह के प्लेयर्स को टेस्ट करे एंड देन दे माइट सी कि कौन सा ज्यादा अच्छा पार्टनरशिप दे सकता है। सो यहाँ पे डेफिनेटली दे आर नॉट द कॉम्पिटिशन, राइट। इफ अडानी इज मेकिंग देयर ओन लॉन्चेस, बट देन दे विल नीड ए पार्टनर, बट देन ये पार्टनर ड्रीमफोक्स होगा या क्या पता कोई और नया कोई पार्टनर आ जाए इवॉल्व होकर के, क्या पता कोई नया कोई ऐसा पार्टनर आ जाए जिससे अडानी की पार्टनरशिप हो। सो वो एक यहाँ पे रिस्क पैरामीटर डेफिनेटली है। और जिस तरह से हम समझते हैं कि इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, राइट, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ एयरपोर्ट अडानी के अंडर है। सो वो चीज काफी मैटर करती है कि ड्रीमफोक्स का अडानी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप किस तरह से डेवलप रहता है। सो यहाँ से अगर फ्यूचर की बात करें तो ड्रीमफोक्स का जो करंट रेवेन्यू हम देख पा रहे हैं 1100 करोड़ के करीब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हुआ है। ये FY25 में 1360 करोड़ के करीब होने का इसके एक्सपेक्टेशन है, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं 17-18% ग्रोथ है यहाँ पे। और फिर FY26 में 16,000 करोड़ का यहाँ पे टॉप लाइन सेल्स हो सकती है। करंट ईपीएस जो हम देख सकते हैं वो है 12.6, FY24 के बेसिस पे है, राइट। क्वार्टरली 1 का रिजल्ट के बाद थोड़ा सा ज्यादा हुआ है ईपीएस, और इसका जो एवरेज एस्टिमेट है वो है 16.2, जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर में 28% अपसाइड है। ये एक बेटर अपसाइड देखा जा सकता है 28% का। अब यहाँ से अगर हम इसके फोरकास्ट को देखने की कोशिश करें तो सबसे पहली चीज जो हमने ईपीएस की बात करी, ये ईपीएस ऑलरेडी 13.8 हो चुका है, क्योंकि क्वार्टर 1 में इसके ईपीएस में एडिशन ऑलरेडी हो गया है। तो यहां से अब जो इसकी ग्रोथ बची है 16.2 के लिए, वो सिर्फ 17% की ही बची है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि ग्रोथ ऑलरेडी इसमें हो रही है। अब जो करंट प्राइस चल रहा है अक्टूबर में वो है 460। इंडस्ट्री का पीई जो कि 32 के अराउंड है, उसके बेसिस पे देखा जाए तो फेयर वैल्यू इसकी 447-450 के अराउंड आती है, यानी कि ये करंट जो इसका प्राइस है वो काफी फेयरली वैल्यूड है, राइट। लेकिन जो इसका ड्रीमफोक्स का अभी तक का मीडियन पीई है वो है 38, उसके बेसिस पे निकालेंगे तो फेयर वैल्यू से थोड़ा यहाँ पे और ऊपर की तरफ आएगा, यानी कि ये आपको काफी अच्छे कंफर्टेबल प्राइस लेवल पे मिल रहा है। अब लेकिन जो कि ईपीएस ग्रोथ की हमने जस्ट बात करी 16.2 की ग्रोथ यहाँ पे आ सकती है, और जो फ्यूचर यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ है वो 15% से 21 के अराउंड आ सकती है। अब यहाँ पे अगर मार्केट इसको जो पीई मल्टीपल है अगर वो 34 का देता है, जो कि अभी भी दे रहा है, तो जो शेयर का प्राइस का टारगेट आता है वो बहुत कम आ रहा है, राइट। 20% इन 1 ईयर एंड 58% इन FY27, राइट। अब ये प्राइस टारगेट एग्जैक्टली कितना हो सकता है वो आप कमेंट में बताइए। बट एक पर्सपेक्टिव और भी है कि जो इसका हाई एंड पीई मल्टीपल था, जब यहाँ पे ड्रीमफोक्स की 2023 में रैली हुई थी, जब यहाँ पे शेयर 780 पे गया था, तब यहाँ पे इसके हाई पीई मल्टीपल जो है वो 56 के अराउंड गया। और अगर यही सिचुएशन आती है कि एस्पिरेशनल पीई 56 की तरफ अगर जाता है, तब आपके शेयर के प्राइस के टारगेट्स थोड़े से कंफर्टेबल लगते हैं। 1 ईयर में 97% अपसाइड और FY27 में 161% अपसाइड। सो ये एजुकेशन आपके लिए है ताकि आप समझ सको कि इस कंपनी में अभी आने वाले समय में किस तरह का आपको पोटेंशियल देखने को मिल सकता है, ताकि आप अवेयरनेस आपको हो सके, मार्केट अवेयरनेस हो सके, आपको कंपनी की अवेयरनेस हो सके। और इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना सेल्फ रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिएगा। कोई रिकमेंडेशन कॉल नहीं है, बट अगर जैसा कि मैं बोलूं कि यहाँ पे जो ग्रोथ आ रही है वो 3 इयर्स में डबल या 150% के करीब हो सकता है, वो भी 2 इयर्स में डबल या 150% के करीब हो सकता है, वो भी तब जब इसको हाई पी यानी कि 56 का रेंज का पी मल्टीपल मिले। यानी कि जो ईपीएस ग्रोथ आप देख पा रहे हो ये काफी स्लो ईपीएस ग्रोथ है, ये यहाँ पे उतनी स्ट्रॉन्ग ईपीएस ग्रोथ नहीं है। खास करके अगर मैं बात करूं तो ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है। स्मॉल कैप की कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो ज्यादा आपका एक्सपेक्टेशन होता है कि वो ज्यादा स्ट्रांगली ग्रो करे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो इनके रेवेन्यू FY22 और 20 वो 16 से लेकर 73 हुई थी, और उसके बाद से ये स्टैग्नेंट हो रखी है 70 की रेंज में, राइट। तो अगर ये कंपनी एक स्मॉल कैप होने के साथ साथ अगर अपने रेवेन्यू प्रॉफिट को जल्दी डबल नहीं कर रही है, यानी कि कम से कम 2 साल में तो अपने रेवेन्यू को डबल करना ही चाहिए किसी भी स्मॉल कैप कंपनी को, और अगर ये नहीं कर रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज है, क्योंकि फिर ये स्लो स्मॉल कैप बन जाता है। तो आइडियली आपको ये भी कंपैरिजन करना चाहिए कि हमने जितने भी स्मॉल कैप के शेयर हमारे चैनल पर रिव्यू किए हैं, आप जब उनके जाकर रिटर्न्स को समझने की कोशिश करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उनके रिटर्न ज्यादा बेटर हैं एज कंपेयर टू जितना आपको ड्रीमफोक्स में मिल रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्लियरली ये है कि एक स्मॉल कैप का रिटर्न जो है वो इससे ज्यादा हमको एक्सपेक्टेशन होता है। इतने कम शेयर ग्रोथ के साथ थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है, हमें इससे ज्यादा ग्रोथ एक स्मॉल कैप से एक्सपेक्टेशन रहती है। बट ओवरऑल देखा जाए तो जो इनका बिजनेस है वो एक काफी अच्छा बिजनेस है, और इनको एक मोट मिला हुआ है अपने सेगमेंट में, राइट। और इसकी वजह से ये इनका बिजनेस कंटिन्यू तो करेगा, बट इसकी ग्रोथ जो है वो और अलग अलग जगह से आनी चाहिए, यानी कि इनके जियोग्राफी रीच थोड़े से बढ़ने चाहिए और कस्टमर का बेस भी बढ़ना चाहिए। और कस्टमर का बेस जो है वो मेजरली इनके बैंक्स, जो पार्टनर बैंक्स है वहां से ड्राइव होता है। अगर वहां पे कार्ड्स बैंक्स के नहीं बिकेंगे, ठीक है, कार्ड नेटवर्क के या जो बैंक्स के हैं, और कस्टमर वहां पे एक्वायर नहीं होंगे, तो ड्रीमफोक्स के लिए डायरेक्ट कस्टमर को एक्वायर करना आसान नहीं होगा। तो ये चीज यहाँ पे समझ में आती है। लास्ट आपको हमेशा वही पॉइंट याद रखना चाहिए कि आपका ये एलोकेशन जो है स्मॉल कैप में, वो आपको अपने रिस्क के हिसाब से रखना चाहिए। 1% 2% बहुत होगा एक स्मॉल कैप के लिए, ये कहने के लिए स्मॉल कैप है बट ये बहुत छोटा स्मॉल कैप है, ठीक है।
तो यहाँ से आपको अपना रिस्क को समझना चाहिए। यहाँ पे 5% एलोकेट करना, 10% एलोकेट करना बिल्कुल भी यहाँ पे कह सकते हैं समझदारी नहीं होगी, क्योंकि आपका रिस्क जो है वो थोड़ा सा वहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। तो आपको वो वेटेज को ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में भी इतना ही। थैंक यू एवरीवन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो डिसिप्लिन इन्वेस्टर चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसको ऑल हिट कीजिए, ताकि आपको इस तरह से बेल का नोटिफिकेशन मिले जब भी हमारा वीडियो रिलीज होता है।